गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 है। यह हर तरह से ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, चाहे वे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या स्टेट की तैयारी कर रहे हों या कहीं भी किसी भी तरह के ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हों, उनके लिए लाभदायक है। तो आज हम लोग किससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। तो आज हम लोग स्थल निर्माण घटना एवं भू आकृतिक संकट के बारे में पढ़ेंगे क्या, उस तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ाया समझ लीजिए कि जो स्थल निर्माण घटना है यह कैसे होता है। तो यह अंतर्जात कारक एवं बहिर्जात कारक, इन दोनों के कारण ही ये सब घटनाएं होती हैं। सिंपल, अंतर्जात कारक मतलब जो पृथ्वी के तल के नीचे से उत्पन्न हो, और यह निर्माणकारी यानी कि यह विविधता लाता है। जबकि बहिर्जात बल क्या है, यह असमानता को समानता में परिवर्तित कर देता है। जो उबड़ खाबड़ है, जो घाटी है, जो उसको बराबर या समतलीकरण का कार्य करता है। सिंपल इतना याद कीजिए। इसमें क्या क्या होता है, मरुस्थलीय स्थलाकृति, फिर कास्ट स्थलाकृति, हिमानी स्थलाकृति, नदीय स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, फिर भू आकृतिक संकट। भू आकृतिक संकट के जो वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन। बस इतने ही आपको पढ़ने रहते हैं। जैसे बहिर्जात कारकों का प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे कि बढ़ता हुआ जल या नदी, गतिशील वायु या पवन, हिमानी या गतिशील हिम, समुद्री जल तरंगे, अंतर्भौम नदी या आंतरिक जल प्रवाह है। ये सब बहिर्जात कारकों के क्या है, तो प्रभाव है। मतलब कि ये सब वाहक है उसके, क्योंकि ये लोग अपर्दन करते हैं। फिर आपको मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर अपघर्षण, सन्निकर्षण, अपवाहन के द्वारा विभिन्न तरह के आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे छत्रक शिला बनेगा, जो बहुत जगह हम लोग उसका पिक्चर देखते होइएगा कि इस तरह से रहता है, छत्रक शिला होगा। फिर कहीं कहीं जीवजन बन जाएगा। जीवजन कैसे होगा, कहीं वो राक्षस की दांत की तरह है, इस तरह से, यानी ये सब अपर्दित हो गया है, ऊपर का लाभ बचा हुआ है। फिर इंसेल वर्ग, यानी भेड़ की पीठ की तरह, इस तरह से कहीं कहीं ये पीठ बन चुका है। और भूस्तंभ, यानी कि जो ऊपर का भाग था कहीं कहीं ये कठोर था तो यह बच गया, और बगल का पूरा ये सब उड़ गया, इस तरह पिलर नुमा आकृति खड़ा हो चुका है। यार्ड डंग, ड्राई कैंटर, जालीदार शिला, ये सब क्या है, तो ये सब अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं, जो मुख्य रूप से मरुस्थलों में उत्पन्न होते हैं। वहीं कहीं पर जब अपर्दन हो रहा है तो कहीं पर जमाव भी होगा, तो निक्षेपात्मक में बालुका स्तूपों के प्रकार हो जाते हैं बहुत तरह के। फिर उसके बाद में आपको ये पढ़ना रहता है वायु द्वारा निर्मित स्थल, जैसे कि लोएस। और जल निर्मित मरुस्थल में केवल वायु द्वारा निर्मित ही स्थलाकृतियाँ नहीं पढ़ना है, आपको जल द्वारा निर्मित भी स्थलाकृति पढ़ने को रहता है, जैसे कि बाल्सन तथा प्लाया, बजादा, पेडिमेंट, इन सब के बारे में पढ़ना रहता है। फिर उसके बाद में हम लोग वायु देख चुके हैं। वायु के बाद कास्ट ट्रोपोग्राफी होता है। कास्ट ट्रोपोग्राफी मतलब क्या है, कि वो ऐसा इलाका जहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, खड़िया आदि की प्रधानता है, और जब जल जाएगा तो जल उनसे अभिक्रिया करके जल उसको घुला देगा, और जब घुला देगा तो वहाँ पर बहुत तरह की आकृतियाँ बन जाएंगी। और उसमें क्या क्या बनेगा, तो उसमें सिंपल सी बन, पहले सिंपल छिद्र हो जाएगा, तो उसको लीज कहेंगे। सिंपल उस कैसा होगा, तो दांत की इस तरह से, मतलब पतला महीपुरा में ऊबड़ खाबड़ इलाका हो गया। फिर इसी तरह से ज़्यादा घुलेगा तो घोल रंध्र छिद्र हो जाएगा। फिर घोल रंध्र बहुत सारा हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग विलियन रंध्र। विलियन रंध्र के बाद में क्या होगा, पूरा इलाका ज़्यादा छिद्र हो गया तो टूट गया, तो अब क्या हो गया, तो यह विलियन रंध्र कुछ मोटा हो गया तो डोलाइन हो गया। यह डोलाइन के बाद ध्वंस रंध्र, यानी बहुत मोटा मोटा छिद्र हो गया। फिर सबसे विशाल जो होगा वह युवाला होगा, और युवाला से भी बड़ा 5 से 10 किलोमीटर में बहुत बड़ा जो खड्ड हो जाएगा वह पोलजे होगा, पोनार होगा। फिर अंदर अंदर ही गुफाओं का निर्माण होगा। फिर धस्ती, निवेशिका, अंधी घाटी, प्राकृतिक पुल, हम्स, कास्ट, खिड़की, इन सब का निर्माण होता है। जब ये निर्माण हो रहा है, यानी अपर्दन है, फिर इसका डिपोजिशन भी तो कहीं होगा, तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, डीप स्टोन, कैलिस आदि का निर्माण होता है। फिर हिमानी स्थलाकृति, हिमानी यानी बर्फ के द्वारा, तो उसमें क्या क्या होता है आपका, तो लटकती या निलंबित घाटी, सर क्या हिमगह्वर, फिर टॉर्न, अरेत, नुनाटक, हॉर्न जैसे मेटरहॉर्न पर्वत, श्रृंग या पुच्छ, यानी उसका श्रृंग मतलब क्या होगा, उसका आगे का भाग, पुच्छ यानी उसका पूछ मतलब इसमें उल्टा अपोजिट है। जैसे कि बर्फ का अगर प्रवाह इस दिशा में है, सिंपल हिम का प्रवाह,
तो जब प्रवाह है तो इस तरह से है, तो यह उसका पूछ हो गया। और कहीं पर यह खारा ढाल बनाएगा तब नहीं इसका ऐसे प्रवाह होगा, तो यह उसका श्रृंग है। फिर उसका भेड़ पीठ या रासमु सुनी होगा, हिम सोपान होगा, हिम सोपान मतलब इस तरह का। और फिर इस यह कहीं जमा होगा, तो जमा उसको क्या कहेंगे लोग, ड्रमलिन कहेंगे। फिर अपर नदी के द्वारा, तो नदियों के द्वारा भी आकार की घाटी सबसे प्रचलित है, जलप्रपात। फिर संरचनात्मक घाटियों का निर्माण कर देगा नदी इस तरह से, जैसे बताते हैं इधर से भी इसी तरह से रहेगा। यह नदी का पेट हो गया, इस तरह के निर्माण करेगा, उसको सिंपल नाम से ही जाहिर है। फिर गोखुर झील, यानी नदी इतना न टर्न ले लेगा कि वह इस तरह से, नदी इस तरह से चल रहा है तो कहीं कहीं पर ये मिल गया तो बच गया लगा, यह गोखुर झील होगा। फिर जामा होगा, तो जामा में आपको चापाकार डेल्टा, पंजानुमा डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा आदि का निर्माण होता है। फिर तटीय रूप में भी आपको सागर में अवरोधी शैल, अगर लघु निवेशिका सागर है तो यहाँ पर स्टैक का निर्माण होगा। फिर किनारे पुलिन बीच का निर्माण होता है, और स्पीट, ट्रोम्बोलो द्वीप, इन सब का निर्माण तटीय आकृति के द्वारा होगा। फिर भू आकृति संकट, तो हर कोई जानता है कि कहीं भूकंप आ सकता है, भूकंप का विकसित रूप सुनामी है। और इसमें वोल्केनो भी का काम होता है, हिमस्खलन हो सकता है। ये सब क्या है, तो प्रकृति की विविधता है। तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन देखेंगे, तो लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्थल निर्माण घटना के अंतर्जात कारक के द्वारा किसका निर्माण नहीं होता है। अंतर्जात कारक के द्वारा इसमें पूछ रहा है कि किसका निर्माण नहीं होता है। जो पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का निर्माण होगा, लेकिन डेल्टा ये तो बहिर्जात अपवर्तन और डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह बहिर्जात बल है। आंतरिक ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। आंतरिक ऊर्जा का मुख्य कारण प्रेशर कहा माना गया है, दबाव। भूपटल के अंतर्गत उत्पन्न ऊर्जा और उसके भू संचलन प्रभाव की किस विद्वान ने व्याख्या की थी। तो किस महोदय ने व्याख्या किया भाई, याद कर लीजिए, कोबर महोदय ने सबसे पहले भूपटल के अंतर्गत उत्पन्न ऊर्जा और उसके भू संचलन प्रभाव की व्याख्या की थी। किन्होंने, तो कोबर ने। पठार के निर्माण में किस भू संचलन का योगदान होता है। पठार के निर्माण की बात हो रही है, तो यह महाद्वीप निर्माणक भू संचलन के द्वारा ही पठारों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप तनाव प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तनाव प्रक्रिया यानी दोनों जो प्लेटें हैं वे एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो क्या क्या बनेगा आपका, तो भ्रंश घाटी तो बन ही जाएगा। रैंप घाटी यह भी भ्रंश का उदाहरण है। कगार का भी निर्माण हो सकता है, लेकिन गॉर्ज का निर्माण दे तो नदियाँ करती हैं, काट डालती हैं। शुष्क स्थलाकृति में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया प्रकार का उपस्थित सेट नहीं है। यानी कि शुष्क स्थलाकृति की बात हो रही है, बताइए इसमें शुष्क स्थलाकृति में कौन सा है जो नहीं होता है, यानी बाकी सब होता होगा। तो इसका उत्तर कौन है, देखिए, अपवाहन एवं अपघर्षण, ये तो मुख्य रूप से नदी के द्वारा किया जाता है, तो यह शुष्क में कहाँ से होगा। मिस्र के कतारा बेसिन का निर्माण हुआ है। मिस्र का जो कतारा बेसिन है वह अपवाहन क्रिया के कारण हुआ है, यानी नील नदी के कारण हुआ है। अपवर्तन के किस कारक द्वारा जीवजन का निर्माण होता है, याद कर लीजिए, जीवजन का निर्माण, तो जीवजन का निर्माण पवन के द्वारा होता है। इंसेलबर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक अगर इंसेलबर्ग कहीं पाया जाएगा तो वह सहारा मरुस्थल में पाया जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। जो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, देखिए, नेबखा, लूनेट, सीप है, लेकिन गारा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को कहते हैं अर्धचंद्राकार, इस तरह से, यही ना अर्धचंद्राकार हो गया। कहाँ, तो शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थल की बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं बरखान। और निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, बताइए, यानी तीनों गलत होंगे। तो बरखान का पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। बरखान प्रायः श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलते हैं। ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के एक प्रकार हैं। एक कटार के आकार के होते हैं। इसमें गलत कौन है, देखिए, बरखान प्रायः श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, वे एक श्रृंखला जहाँ कहीं है वह एक रहेगा, फिर अलग मिलेगा कहीं दूर।
शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाता है। नदी कहीं जमा कर दिया, कहाँ तो पहाड़ के फुट हिल्स की बात हो रही है, और कहाँ तो मरुस्थल में। तो जो निक्षेपित बालू है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बजादा। क्या नाम है उसका, तो बजादा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध है, यानी एक तरफ से बताइए इसमें कौन सा क्रमबद्ध है। तो फुट हिल्स की बात हो रही है, तो फुट हिल्स तो सब में होगा। चलिए, फुट हिल्स के बाद आगे क्या मिलेगा, फुट हिल्स, उसके बाद में पेडीमेंट, पेडीमेंट के बाद बजादा बालू का जमाव, और फिर पलाया, पलाया यानी यह झील हो गया है। तो पर्वताग्र, पेडीमेंट, बजादा तथा पलाया। काष्ठ स्थलाकृतियों का सबसे उत्तम उदाहरण मिलता है, नाम ही है काष्ठ। चूना पत्थर वाले घाटी को काष्ठ कहाँ कहा जाता है, जहाँ इसका नाम पड़ा, तो यह नाम इसका यह है यूगोस्लाविया में। निम्न काष्ठ स्थलाकृतियों का अपरदन चक्र में बनने के अनुसार उनका क्रम बताइए। ये जब काष्ठ टोपोग्राफी होगा तो उसमें सबसे पहले कौन बनेगा, सबसे पहले घोलरंध्र, फिर उससे विकसित रूप डोलाइन, तब युवाला, और सबसे भीमकाय और खड्ड का निर्माण हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा पूरा, उसको कहेंगे पोल्जे। घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, ये सब काष्ठ टोपोग्राफी के अपरदन चक्र के लक्षण हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किसका संबंध काष्ठ स्थलाकृतियों से नहीं है, यानी कि बाकी सबका काष्ठ स्थलाकृतियों से संबंध होगा और एक का नहीं है। तो अंधी घाटी होगा, कोरिन है, लेपीज है, लेकिन लटकती घाटी यह आपका किसका संबंध है, तो यह जो तुषार क्रिया नहीं कहेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, हिमस्खलन, ग्लेशियर, सिंपल बातें याद कीजिए। ग्लेशियर के द्वारा जो अपघटन किया जाता है अपरदन, उसका ये लक्षण है लटकती घाटी। लेकिन अंधी घाटी, कोरेन, लोपेज, ये सब काष्ठ टोपोग्राफी के क्या है उदाहरण है। निम्न में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृतिक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। काष्ठ स्थलाकृति में अपरदनात्मक यानी एक अपरदनात्मक नहीं है, तो जो डिपोजिशन होगा स्टेलेग्माइट है। बाकी गोलरंध्र है, लेपीज, प्राकृतिक पुल, ये सब तो अपरदनात्मक आकृति हैं। तो 18 का डी सही है। 19 स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसकी निक्षेपित भू आकृति है, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स। तो यहाँ जो माइट्स है और स्टेलेक्टाइट्स है, ये जैसे कि यह गुफा है, एक ऊपर से इस तरह से लटकते हुए आता है और एक नीचे से ऊपर जाता है। जो स्टेलेग्माइट है वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और जो स्टेलेक्टाइट्स है यह ऊपर से नीचे की ओर लटकते हुए एक स्तंभ की तरह रहता है। सिंपल बात है। ये किसकी निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं, तो ये चूना पत्थर प्रदेश की विशेष आकृतियाँ होती हैं जो गुफाओं में बनती हैं। तो 19 का बी। 20 देखिए, लटकती घाटियों का संबंध है। तो लटकती जो घाटियाँ हैं यह कहाँ का संबंध है इनका, तो यह हिमानी क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। रोटेशनल स्लिम संकल्पना का संबंध निम्न में से किसकी उत्पत्ति से है, तो रोटेशनल स्लिम संकल्पना, तो इसका संबंध सर्क निर्माण से है, सर्क के निर्माण से है। अरेत वे तीक्ष्ण कटक है, कौन, तो अरेत, बताइए वो क्या है, वो कैसे विकसित होते हैं अरेत। तो अरेतों का विकास निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं, निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं अरेत, और यह भी हिमानी परिक्रम के द्वारा ही निर्मित है। नुनाटक किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, कौन, तो नुनाटक, तो यह हिम नदीय प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से झील माला यानी पैटरनस्टर की कौन सी विशेषता है, पैटरनस्टर बताइए। तो यह भी हिमानी प्रक्रिया है, और इसमें क्या होता है, सिंपल इस तरह से, यह हिम नदी है, सोपान है, तो यहाँ पर झील बनेगा, यहाँ पर झील बनेगा, जहाँ जहाँ इस तरह से जो यहाँ पर झील बन जाएगा, जहाँ जहाँ हिम नदी सोपान है वहीं पर झील मिलेगा आपको। गुलास्म मृत्तिका निम्न में से किसका लक्षण है, गुलास्म मिट्टी का गोल गोल रूप, सिंपल याद कीजिए। तो यह लक्षण आपको कहाँ मिलेगा, तो यह लक्षण हिम नदीय निक्षेप का है, यानी पहाड़ के फुट हिल्स में मिलेगा आपको। निम्न में से किस हिमोड में सहायक हिमनद सबसे अधिक योग करती है, सहायक हिमनद सबसे अधिक योग करती है, हिमोड की बात हो रही है, तो उसमें बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है याद कर लीजिए, यह है मध्यस्थ हिमोड, मध्यस्थ। और भी आकार की घाटी निम्न में निर्मित होती है, तो भी आकार की घाटी नदीय अपरदन चक्र की तरुणावस्था में, यानी कि जब नदी जवान है
तब वह इस तरह की आकृतियों का निर्माण करती है। और 28 देखिए, निम्न कथनों में से कौन एक सही है, यानी बाकी सब गलत होगा। एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है तो वह क्या है, तो भी आकार की घाटियाँ प्रदर्शित कर सकता है, यानी बता रहा है हिमनदित नहीं है, यानी यह किसी, तो हम लोग जानते हैं भी आकार की घाटी नदी के द्वारा निर्मित है, लेकिन बाकी लटकती घाटियाँ प्रदर्शित नहीं कर सकता है, यह तो हिमनदी करेगा। हिम गह्वर और पीर मैंडी शिखर नीचे आता है, इसमें भी हिम जिम्मेवार है। ड्रमलिन्स प्रदर्शित कर सकता है, इसमें भी हिमनदी जिम्मेवार है। हिमनद मृद कटक एस्कर, इसका याद कीजिए, एस्कर हिम नदी जलीय उद्गम के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उनकी विशेषता बताता है, किसका, तो एस्कर की विशेषता बता रहा है। तो जो एस्कर की विशेषता है, याद कीजिए, वे बालू के लंबे संकीर्ण और तरंगित गिल कटक होते हैं। वे बालू के लंबे संकीर्ण पतले और तरंगील कटक होंगे, इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। पंजाकार डेल्टा मतलब कैसे, हाथ हो गया उसका, इस तरह से होगा, वह 5 भुजा होगा उसका, 5 तो नहीं हुआ मेरा, 1 2 3 4, चलिए एक और मान लेते हैं, यहाँ पर होगा। तो यह किसका उदाहरण है, तो यह आपका उदाहरण मिसिसिपी नदी इसके लिए विख्यात है, याद कर लीजिए, मिसिसिपी। ट्राम्बोलो निर्मित होता है, तो जो ट्राम्बोलो है वह निर्मित होगा लहरों की क्रिया से। और आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी समुद्री धाराएं रोधिका तथा पुलीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कौन सी समुद्री धाराएं रोधिका और पुलीन के निर्माण के लिए, पुलीन यानी बीच के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, याद कर लीजिए, विलायनचली धाराएं। रिया किसका उदाहरण है, तो रिया एक तट है, और ये रिया किसका उदाहरण है, तो रिया विश्वनाथ सिंह राजपूत का तो उदाहरण नहीं है, तो यह रिया उदाहरण है निमग्न उच्च भूमि तट का, यानी जो जमीन से ऊपर उठा हुआ, समुद्र से ऊपर उठा हुआ भाग है, निमग्न उच्च भूमि तट का उदाहरण है रिया तट। निम्न में से कौन सी एक समुद्र में डूबी हुई हिमनद घाटी है। समुद्र में डूबी हुई, रिया की अपोजिट हो जाएंगी, इनका नाम याद कर लीजिए, यह है फ्योर्ड तट। अल्पकालिक भू आकृतिक संकट के अंतर्गत शामिल नहीं है, अल्पकालिक भू आकृतिक संकट के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी दीर्घकालिक भू आकृतिक संकट होगा, तो उसका उदाहरण कौन है इसमें, उसका उदाहरण याद कर लीजिए, ये भ्रंशन, यह बहुत समय में होता है, लेकिन बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, ये सब अल्पकालिक संकट है। 1883 ईस्वी में किस द्वीप पर भूकंप के कारण विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। 1883 में चलते हैं, तो उस समय कहाँ आया था, तो कराकाटोवा, ये इंडोनेशिया में, यहाँ पर विनाशकारी भूकंप आया था। 37 में क्या है, वर्ष 1923 में जापान के किस भूकंप से 5 लाख घर नष्ट हो गए थे, तो बताइए, तो 37 याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है, यह सगामी की खाड़ी में भूकंप आया था। और भारत में किस भूकंप से लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी, इकाई दहाई 11,000 लाख, ठीक है, 3 लाख लोग भारत में भी मारे गए थे। यह 1737 का कोलकाता भूकंप है। 1950 का असम भूकंप का मुख्य कारण क्या था। 1950 में जो असम भूकंप था उसका मुख्य कारण, सिंपल सी बात याद कर लीजिए, भूपटल भ्रंशन, भूपटल धंस गया था नीचे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप का विनाशकारी प्रभाव है, नगरों का नष्ट हो जाना, आग का लगना, बाढ़ का प्रकोप, ये सभी तो भूकंप है, तो ये सब कुछ हो सकता है इससे। नदी है उसका बांध टूट जाए तो क्यों नहीं बाढ़ आएगा। ज्वालामुखी उद्गार के कारणों में शामिल नहीं है, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण उसका प्लेटों की गतिशीलता, भूकंप क्रिया, भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, गैस एवं वाष्प की उत्पत्ति, तो बताइए इसमें से कौन सा उसका कारण नहीं है, यानी वो औरों से कम कारण वाला होगा। याद कीजिए, भूकंप क्रिया यह ज्वालामुखी उद्गार के कारण नहीं, यह ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया के विनाशकारी प्रभाव में शामिल है मानव निर्माण एवं कृषि भूमि का विनाश, जलवायु परिवर्तन, अम्ल वर्षा, सब कुछ हो सकता है। भारत में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन में से सबसे अधिक प्रभावित रहा है, तो कौन सा होगा, तो हिमालय का फुटहिल्स है, इसमें तो फुटहिल्स न दिया है, फिर भी है, हिमालय है ना, हिमालय पर्वत। भूस्खलन से संबंधित है, तो भूस्खलन से क्या क्या होगा, तो भूस्खलन से प्रभाव, तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई पहाड़ है
ऊपर से क्या है, क्या ये मिट्टी है या कोई पहाड़ी भाग है या ज़मीन, यही नीचे की तरफ लुढ़क जाए। सिंपल सी बात है, यही ना भूस्खलन है। तो भूस्खलन से क्या होगा, तो आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन, यानी इनका मूवमेंट, यही भूस्खलन है। हैलबैक बालू का स्तूप विशिष्ट लक्षण है। हैलबैक बालू का स्तूप, तो यह किसका विशिष्ट लक्षण है, तो सहारा मरुस्थल का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है, तो समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है इसमें अपसल्कन, यानी पटल विरूपण, वलन, आवलन, ये सब अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं। लेकिन जो अपसल्कन है यह तो ताप जनित है, सूर्य के हीट से पहाड़ या चट्टानों का क्या होता है, अपर्दन होता है। उत्खात भूमि यानी बैडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है। तो उत्खात भूमि, इसमें क्या होगा, जल तो होगा ही और साथ में हवा भी होगा और तापमान भी हो सकता है। तो जल तापमान है और जल और हवा है, इसमें कहीं देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका याद कीजिए, पवन और जल के द्वारा उत्खात भूमि यानी बैडलैंड स्थलाकृति का निर्माण होता है, उत्पाद है उसका। शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतरा पर्वतीय द्रोणियों के केंद्र की ओर होने वाले निक्षेपण के प्रक्रम के द्वारा विकसित भू आकृति को क्या कहते हैं। शुष्क या और शुष्क क्षेत्र में दो पर्वत हैं, ये एक पर्वत इधर है, एक पर्वत मान लेते हैं, यह भी एक पर्वत है मेरा, इसके बीच की बात हो रही है। यहाँ पर दोनों तरफ से निक्षेपण हो रहा है, तो जो आकृति बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इस आकृति को पलाया कहते हैं। पलाया झील बन जाता है, इधर से भी जमा हो गया मिट्टी, इधर से जमा हो गया, बीच में गड्ढा हो गया तो ये पलाया झील हो गया। पदस्थली यानी पेडीप्लेन तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं। जो पेडीप्लेन या इंसेलबर्ग है यह आपका शुष्क क्षेत्रों के जो क्षरण चक्र है उसका एक वृद्धावस्था है। आल्प्स पर्वत में मैटरहॉर्न एक उदाहरण है। मैटरहॉर्न क्या है, तो एक पर्वत है, उसका एक चोटी है, नाम है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह उदाहरण किसका है, तो यह पिरामिडीय शिखर का एक उदाहरण है, जो इस तरह से बन गया है। और थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, पिरामिडीय शिखर का है। चूना पत्थर की कंदराओं के उद्भव का दो चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। चूना पत्थर से संबंधित दो चक्रीय सिद्धांत, तो डेविस महोदय का, किनका है, डेविस का है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है, यानी हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है, तो क्या हो सकता है, अदर हो सकता है, यानी वाई या वह अपर्दन होगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें अपर्दनात्मक कौन है, तो रॉस मुटाने, यह हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है। मोरेन, ड्रमलिन, स्कर, ये सब हिमानी निक्षेप के परिणाम हैं। पद यानी रुंडित पर्वत कंद निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। रुंडित यानी खंडित कहेंगे उसको, सिंपल बात कहिए, तो किससे संबंध रखते हैं, तो हिम नदीय प्रक्रिया के द्वारा यह दांत की तरह बन जाएगा। निम्नलिखित से नदीय हिमानी निक्षेप है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो नदीय और हिमानी निक्षेप के द्वारा, यानी वह डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहेंगे उसको, तो वह है हिमानी धौत मैदान। मैदान भी है जो पहाड़ के फुटहिल्स में होगा या किसी ऊंचाई पर भी फ्लैटलैंड हो सकता है, उसको भी मैदान कहेंगे हम लोग। आउटवाश मैदान का निर्माण होता है। जो आउटवाश का मैदान बनेगा वो किसके द्वारा, तो हिमानी द्वारा। निम्न में से किस संरचना का संबंध हिमानीकृत स्थलाकृतियों से नहीं है। हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो पोट छिद्र। तो पोट छिद्र यह कास्ट टोपोग्राफी का लक्षण है, लेकिन वर्ग, झुंड, रुंडित स्पर और सर्क ये सब आपके हिमानीकृत स्थलाकृतियों के उदाहरण हैं, लेकिन पोट छिद्र कास्ट टोपोग्राफी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी नदी क्रिया मुख्यतः नदी अपहरण के लिए जिम्मेवार है। नदियों का अपहरण करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेवार है, तो वह है शीर्ष अपर्दन, यानी पार्श्विक अपर्दन, निम्नवर्ती अपर्दन और घाटी का गहरा होना, इससे नदी का अपहरण नहीं होता, लेकिन शीर्ष अपर्दन से नदियों का अपहरण क्या होगा, उनका अपहरण हो सकता है।
बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है इसमें से, यानी बाकी सब होगा। तो जो नदी वेदिका है यह बहते जल के द्वारा आकृति निक्षेपण नहीं, यह अपरदन का परिणाम, जबकि जलोढ़ पंख, डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध है ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के उदाहरण हैं जो रिवराइन है, यानी नदी के द्वारा होता है। नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम बताइए। नदी के द्वारा सबसे पहले कौन, मान लेते हैं नदी है और यहाँ पर से उतरेगा, तो सबसे पहले क्या बनाएगा वह, सिंपल सी बात है, सबसे पहले वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वह जलप्रपात यानी छोटा जलप्रपात, उसको क्या कहेंगे इस तरह से छिपरी का, फिर यह कुछ दिन के बाद में सीधा खड़ा हो जाएगा तो जलप्रपात बना देगा। फिर यह नदी आगे बढ़ेगी तो जलोढ़ पंख का निर्माण करेगी यानी मैदान का निर्माण, फिर वो आगे कुछ दिन के बाद यह फ्लैट लैंड हो गए तो संप्राय मैदान हो जाएगा, तो यही संप्राय मैदान का निर्माण करेगा, यानी छिपरी का जलप्रपात, जलोढ़ पंख और संप्राय मैदान का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदन के नदीय चक्र में विकसित स्थल रूपों का सही अनुक्रम है? अब अपरदन के द्वारा नदी चक्र में विकसित स्थल रूपों का सही अनुक्रम, सबसे पहले गर्ज का तो निर्माण नदी करेगी ही, गर्ज के बाद में क्या होगा, तो बाढ़कृत मैदान नहीं होगा, उस गर्ज के बाद में वे नदी की क्या, तो पहाड़ के फुट हिल्स पर आएगी तो क्या निर्माण होगा, तो पर्वत पादीय मैदान का निर्माण होगा, फिर बाढ़कृत मैदान का, और अंत में गंगा नदी कहाँ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी से पहले सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो गार्ज, पर्वतपादीय मैदान, बाढ़कृत मैदान यानी बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में डेल्टा का निर्माण। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध यानी नदी ही कहीं कहीं, जैसे गंगा नदी बिहार में पटना का साइड से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कर चुकी है, तो वह कैसे बनेंगे, तो जो बनने का जो प्रक्रिया है वो आपको नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, वह डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, कोई ऐसा तो रिवराइन है। आर्च, स्ट्रैक, गुफा, घर्षित प्लेटफॉर्म सामान्यतः पाए जाते हैं। आर्च, स्टैग, गुफा, घर्षित प्लेटफॉर्म सामान्यतः पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पाए जाएंगे, ये सब समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। आर्च, स्टैग, गुफा, घर्षित प्लेटफॉर्म सामान्यतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी बाकी सब सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। पहले तो बरखान, यह तलवार की भांति नहीं होगा बरखान, चलिए यह तो रेत से संबंधित है। तो डाइकेंटर, फलकनुमा आकृति। ज्यूजन, ढक्कनदार दवात जैसी आकृति ज्यूजन। रॉक पेडेस्टिल, छातेनुमा आकृति। ड्राइकेंटर, फलकनुमा आकृति। ज्यूजन, ढक्कनदार दवात जैसी आकृति। रॉक पेडेस्टिल, धातेनुमा तलवार आकृति। और बरखान तो ऐसा नहीं, तलवार जैसी आकृति नहीं बनेगा बरखान, बरखान तो सिंपल इसी तरह का ना होता है, तो तलवार थोड़े है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित होंगे। तो तटबंध का निर्माण नदियाँ करती हैं। यार्डंग, ढोलाइन भूमिगत जल की विशिष्ट आकृति है। यूजन और यार्डंग, जो यार्डंग है, यार्डंग का निर्माण हिमानियों के द्वारा किया जाता है, नहीं किया जाता है। यार्डंग का निर्माण हिमानियों के द्वारा नहीं होता है, जबकि यूजन का निर्माण पवन द्वारा होता है, याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 65 है, यानी बाकी सब सुमेलित होगा, एक सही सुमेलित नहीं है। तो जालक शिला वायु अपर्दन, सर्ग हिम अपर्दन, वात छिद्र वायु अपर्दन, लघु निवेशिका सागरीय अपर्दन। तो निवेशिका, कुल निवेशिका लोग नाम सुनते रहते हैं, ये तो सागरीय अपर्दन, अपर्दन क्रिया है या डिपोजिशन क्रिया है, तो यह अपर्दन क्रिया है, यह सही है। सर्ग हिम अपर्दन है और जालक शिला वायु अपर्दन है, लेकिन वात छिद्र यह वायु अपर्दन नहीं है, यह कास्टोपोग्राफी का लक्षण है। उपरोक्त आरेख में वाई चिन्हित भू आकृति का क्या नाम है, जो ये वाई चिन्हित भू आकृति है इसमें कहाँ मिला, यहाँ पर, इसका क्या नाम है। नीचे तो ये पलाया हो गया, ऊपर पहाड़ी का ये टॉप है, बीच की बात हो रही है, इसका नाम क्या है, 4 दिया होगा। तो यहाँ देखिए बाढ़ का मैदान, क्या मैदान इसको हम लोग कह सकते हैं,
कॉमन सी बात है, नहीं कहेंगे। संप्राय मैदान भी नहीं कहेंगे, भूमि नहीं है। पदस्थली भी नहीं है, ये तो बीच में है, इसको कहते हैं पेडिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी बाकी सब सुमेलित होंगे। तो 67 है, इसका देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमक हिमानी क्षेत्र है, स्पीट सागरीय क्षेत्र, पुनूर कास्ट क्षेत्र, लेकिन सेलिनास यह नदी क्षेत्र नहीं है। सेलिनास, हमक हिमानी क्षेत्र, स्पीट सागरीय क्षेत्र, पुनूर यह कास्ट टोपोग्राफी का विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कराकाटोवा विनाश 1883 हुआ था, हम लोग पढ़े थे इससे पहले। फिर उसके बाद में आपको मिलता है आइसलैंड ज्वालामुखी संकट 1783 हुआ था। लिस्बन भूकंप संकट 1755, लेकिन गुजरात भूकंप का जो संकट था ये 2004 में हुआ था, नहीं 2002 की बात है, यह गलत है। तो 68 का डी। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो प्राकृतिक पुल काष्ठ स्थलाकृति, और याडंग शुष्क स्थलाकृति, भृगु तटीय स्थलाकृति, टेम्फोनी स्थल रूप तो ज्वालामुखीय स्थलाकृति। तो इसमें कौन सा गलत है, यहाँ देखिए, याडंग शुष्क स्थलाकृति सही है, लेकिन टेम्फोनी स्थल रूप ये ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है टेम्फोनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं, यहाँ देखिए, स्टैक समुद्री तरंगों के अपवर्तन से निर्मित होता है, सही है। बालसन मरुस्थलीय बेसिन है। टैलेस पर्वतपादीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर के निक्षेप हैं, लेकिन अपदलन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया न है भाई। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी सब गलत होगा, एक सही सुमेलित होगा। तो पुनूर घोर रंध्रों को कंदराओं से मिलाने वाली तिरछे छिद्र, स्टेलेगमाइट नहीं, स्टेलेगमाइट यह ऊपर यहाँ होगा, कंदरा तल से उठते स्तंभ, और स्टेलेक्टाइट कंदरा छत से लटकते स्तंभ होगा आपका, ये दोनों अपोजिट हैं। ट्रेवटाइन और पोनार। तो यहाँ देखिए, यह जो पोनोर है यह घोल रंध्रों को कंदराओं से मिलाने वाले तिरछे छिद्र नहीं है, यह आपका गलत हो गया, सॉरी, यही एकमात्र आपका सही है, हमने उल्टा बोल दिया। यह घोल रंध्र से मिलाने वाले जो तिरछे छिद्र हैं इसको कहते हैं पोनोर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। मिसिसिपी डेल्टा पंजाकार डेल्टा है, बोल्का नदी डेल्टा चापाकार, ह्वांगहो डेल्टा रुंडित डेल्टा, हडसन की डेल्टा ये तो एस्चुरी डेल्टा, हडसन नदी एस्चुरी बनाती है, यहाँ देखिए बनाती है, सही है। तो हडसन नदी एस्चुरी डेल्टा, उल्का नदी चापाकार डेल्टा, ह्वांगहो का डेल्टा यह भी चापाकार डेल्टा है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो उर्मिका तरंग, आंधी घाटी, तो आंधी घाटी तो आपका ग्राउंड वाटर के द्वारा होता है। रुंडित स्फर जल गर्तिका, इसमें जल गर्तिका तो यह सागरीय अपवर्तन के द्वारा हो सकता है। तो 73 का जो सही उत्तर है यहाँ देखिए, उर्मिका तरंग यह वायु अपवर्तन है, उर्मिका तरंग वायु अपवर्तन, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपवर्तन द्वारा उत्पन्न हुआ है, सिंपल याद कीजिए, जो एक अपवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुआ है इसमें से कौन सा है। हम जानते हैं भी आकार की घाटी, यह तो अपवर्तन है, तो इसका सही उत्तर कौन होगा। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ देखिए, लेकिन ये लेविस कहाँ से आ गया। तो पलाया, पिनकेल्स, विलय रंध्र ये सब अपवर्तन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति हैं। पलाया, पिनकेल्स, विल्सन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ड्रमलिन उल्टी नावों के आकार के गोलाकार टीले, स्कर लंबे सर्पिल संकीर्ण बालू बजरी के टीले, अरेट तेज किनारे वाले कटक, रासमुंटोनी आराम कुर्सी जैसी संरचना। इसमें से जो आपका गलत है यहाँ देखिए, सिंपल रासमुंटोनी है तो भेड़ की पीठ की तरह रहता है ना, तो यह गलत है। अरेट तेज किनारे वाले कटक, स्कर लंबे सर्पिलाकार संकीर्ण बालू बजरी के टीले, ड्रमलिन उल्टी नावों के आकार के गोलाकार टीले होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरामिडी शिखर, इसमें कौन सा सही है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, पिरामिडी शिखर मंद पार्श्व वाला पर्वत शिखर है, गलत भाई, नाम ही पिरामिड से मंद कैसे होगा, एक गलत है, एक गलत, यह हो गया, यह हो गया, बचा कौन 2 और 3। गिरिताल प्रायः सड़क में बनता है,
और हिमोड टिब्बो यानी ड्रमलिन के लंबे अक्ष हिम नदीय संचलन की दिशा के समानांतर होते हैं, यानी 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनेक पर्वतीय नदियों की भी आकार घाटियों के विपरीत हिम नदीय घाटी सतहें चपटी और उनकी भित्तियां अति पर्वन होती है। इसमें बताना है कि सही कौन है। नदियों के विपरीत तट रेखाओं के घाटी हिमनद अपने घाटी सतहों का समुद्र तल से कहीं अधिक गहरे क्षरण करती है। तो तट रेखा के घाटी यानी हिमनद की बात हो रही है, वह जहाँ पर नदी है उससे अधिक गड्ढा कर देती है नीचे की तरफ। तो इसका सही क्या होगा? तो दोनों सही है। यानी अनेक पर्वतीय नदियों की भी आकार घाटियों के विपरीत हिम नदीय घाटी की जो सतहें होंगी वो चपटी और उनकी भित्तियाँ अति पर्वन होती है, यानी वो भी आकार यू आकार की घाटी बनाती है। और नदियों के विपरीत नदी का जो मुहाना वहाँ पर डेल्टा हो सकता है या एस्चुरी बनेगा, जबकि जो हिम नदी की घाटी है अगर वह समुद्र में मिल जाए तो वहाँ पर वो अधिक गड्ढा बनाती है जो नदियाँ बनाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें फिर बताना है कि सही कौन है। तो यहाँ देखिए, समुद्र जल से जब नदी का जल अधिक घना होता है तब पंछी पंजा डेल्टा बनता है। ज्वालामुखी डेल्टा हमेशा अर्ध शुष्क अथवा शुष्क प्रदेशों में बनते हैं। तो ज्वालामुखी डेल्टा ऐसे थोड़े है, ज्वालामुखी का तो कहीं भी हो सकता है और ज्वालामुखी का कहीं डेल्टा बनेगा, कॉमन सेंस की बात है, दूसरा गलत ही है। और समुद्री जल से जब नदी का जल अधिक घना होता है तो पंछी पंजा डेल्टा बनता है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, यह दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियाँ हिम नदीय स्थलाकृति पर पाई जाती है? तो हिम नदीय स्थलाकृति पर कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं, इसमें आपका क्या करना है? तो मिलान करना है। तो हिमानी धौत निक्षेप होता है तो सही है, यह भी हो जाता है। फिर यारडंग नहीं होगा और बालू तट भी नहीं बनेगा। हिम नदी के द्वारा धारी और हिमानी धौत निक्षेप का ही क्या होगा? तो स्थलाकृतियाँ ही पाई जाती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनका क्या करना है? उपयुक्त में से कौन से बालुका स्तूप के रूप हैं? तो बालुका स्तूप का रूप इसमें कौन कौन सा है? यहाँ देखिए, नेबका, लुनेटी, द्रा, सिप, ये चारों के चारों बालुका स्तूप के रूप हैं। सूची 1 है प्रक्रियाएं हैं और संरचनाएं हैं। अपघर्षण, उत्पाटन, अपवाहन और घोल क्रिया, और इन सब के द्वारा कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है? यहाँ देखिए, अपघर्षण के द्वारा खांचे बन जाएंगे, उत्पाटन के द्वारा सर्क का निर्माण होगा, अपवाहन के द्वारा मरुकुट्टी टम का निर्माण होता है, अपवाहन के द्वारा मरुकुट्टी टम का निर्माण होता है, और घोलन क्रिया के द्वारा पोनोर का निर्माण होता है। पोनोर एक हाइड्रोटोपोग्राफी में आ गया आपका। फिर मिलान करना है। यहाँ देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्या क्या है? ये रेत युक्त कॉरिडोर, तो रेत युक्त कॉरिडोर यह गासी। अनुदैर्य स्तूप, तो अनुदैर्य स्तूप का निर्माण किससे होता है? तो अनुदैर्य स्तूप है यह आपका सीप का उदाहरण है। पर्वतों से घिरी बेसिन, जो पर्वतों से घिरी बेसिन है यह बालसन का उदाहरण है। बालसन मरुस्थलों में स्थित झील, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग पलाया कहते हैं। आगे बढ़िए, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ भी मिलान करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। स्थलाकृति हैं और उसके एजेंट हैं। तीक्ष्ण कटक या अरेत, पोलजे या डंग गार्च। तो इसमें किसके किसके द्वारा कौन कौन सा बनता है यही मिलान करना है। यहाँ देखिए, तीक्ष्ण कटक या अरेत, तो ये हिमानी प्रक्रम के द्वारा बनने वाली आकृति है। पोलजे ग्राउंड वाटर यानी भौम जल, यारडंग पवन के द्वारा, और गार्ज बहता हुआ जल से इसका निर्माण होता है। फिर सूची मिलान करना है। यहाँ देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है, तो देख लेते हैं। पवन कृत्य, पवन कृत्य इसको क्या कहेंगे हम लोग? जो पवन कृत्य है यह आपका होगा बरखान, सिंपल सी याद कर लीजिए, पवन कृत्य यानी बरखान। फिर आगे देखिए, हिमानी कृत्य, तो हिमानी कृत्य यानी पैस्टर नौक झील, तो यही सही हो गया डी आपका। फिर कास्ट, तो यह अंधी घाटियाँ, और समुद्र तटीय तो लटकता भृगु। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। लोएस,
तो यह पवन निर्मित स्थल रूप है लोयस। और आगे देखिए, इसको छोटा कर ले, हाँ, लोयस पवन निर्मित स्थल रूप हो गया। प्राकृतिक तटबंध, तो ये जलीय स्थल रूप का उदाहरण है। और आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक तटबंध जिसको हम लोग जलीय समुद्र तटीय भी स्थल रूप कह सकते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर इनका बात। और आगे देखिए, आउटवाश प्लेन, तो यह आउटवाश प्लेन है, यह हिमानी स्थल रूप है। और सॉरी, गलत मैंने मिला दिया, फिर से एक बार। और जो 85 है इसका सही उत्तर कौन है, यहाँ देखिए सी, हमने उल्टा पलटी कर दिया था, सी यानी लोयस। तो लोयस यह पवन निर्मित स्थल रूप है। स्पीट समुद्र तटीय स्थल रूप है। आउटवाश प्लेन हिमानी स्थल रूप है। और प्राकृतिक तटबंध, तो यह जलीय स्थल रूप है। प्राकृतिक तटबंध जलीय स्थल रूप है। लोयस पवन निर्मित स्थल रूप, स्पीड समुद्र तटीय स्थल रूप, आउटवाश प्लेन हिमानी स्थल रूप, प्राकृतिक तटबंध जलीय स्थल रूप। फिर आपका मिलान करना है। यहाँ लक्षण या शब्द हैं और ये किससे संबंधित हैं तो देखते हैं। यहाँ देखिए, अनियमित, तो हिम नदीय निक्षेपण के द्वारा। वायु घृष्टाश्म, तो वायु घृष्टाश्म का निर्माण किससे होता है, यह नाम ही है वायु, तो वायु क्रिया के द्वारा। फिर आपका है संयोजी भित्ति, संयोजी भित्ति का निर्माण किससे होगा, और याजू, याजू का निर्माण नदी पथ है, और संयोजी भित्ति का निर्माण भूमिगत गुफाएं करती हैं। 87 में आते हैं। यहाँ फिर सूची 1 है और सूची 2 है, तो देख लेते हैं। वायु क्षरण, भूमि जलीय ह्रास, हिम नदी जमाव, नदी अपघटन, और इसके द्वारा कौन कौन से तरह के आकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, वायु क्षरण के द्वारा बरखान। भूजलीय ह्रास के द्वारा क्या बनेगा, तो भूजलीय अगर ह्रास हो रहा है तो उसको कहेंगे स्टेलेगमाइट। हिम नदीय जमाव के द्वारा ड्रमलिन, नदी अपर्दन के द्वारा समतलीकृत मैदान का निर्माण होता है। फिर सूची 1 है, स्थल रूप है यहाँ पर, और अपर्दन अभिकर्ता का नाम है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है आपका, तो जल गर्तिका है, फिर आगे क्या है, घोल रंध्र है। तो यहाँ देखिए, जल गर्तिका, तो ये नदी के द्वारा। घोल रंध्र, तो आपका इसको क्या कहेंगे, घोल रंध्र, तो ये भूमिगत जल के द्वारा। और स्टैक, तो स्टैक का निर्माण होता है समुद्री जल से। और टैफोनी, तो टैफोनी वायुजनित प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है, यानी 88 का सी सही है। तो जलगर्त गर्तिका नदी द्वारा, गोलरंध्र भूमिगत जल, स्टैग समुद्री जल, टैफोनी वायु के द्वारा। निम्न को सुमिलित करना है, पटल, विरूपण, पवन, अस्थायी तुषार और तरंगे। इसमें कौन कौन से यहाँ पर उसका मिलान कर लेना है, तो देखिए 89 में, तो यहाँ देखिए पटल विरूपण, तो यह होस्ट इसका सॉरी नहीं बी नहीं, हाँ, पटल विरूपण तो प्रतिस्फीति भूमि, पटल विरूपण प्रतिस्फीत भूमि। और पवन, तो पवन के द्वारा बरखान। अस्थायी तुषार होस्ट, अस्थायी तुषार होस्ट, तरंगे स्टैक का निर्माण करती हैं। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ फिर मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। केटिल, टर्न, स्कर और ड्रमलिन, तो यहाँ देखते हैं केटिल, तो यह प्रायः हिमोड पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त है एक केटिल। फिर उसके बाद में पहला टर्न, तो यह सड़क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर, टर्न कहेंगे उसको। स्कर, निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक, स्कर। और ड्रमलिन, तो हिम गुलास में मृतिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी, उसको क्या कहेंगे लोग, ड्रमलिन कहेंगे। निम्नलिखित में से सुमिलिन करना है, तो देखते हैं। भू आकृतियाँ हैं और उसके द्वारा प्रक्रम है, तो प्राकृतिक तटबंध, स्कर, पुलजे और बरखान, तो बरखान वायु द्वारा, पुलजे कास्टोपोग्राफी, प्राकृतिक तटबंध नदी के द्वारा, और स्कर तो यह हिम जल के द्वारा। फिर सुमिलित करना है, यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है। तो यहाँ देखिए, ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक हाल के जलोढ़क से
बना हो तो उसको क्या कहेंगे, बाढ़कृत मैदान। डीप सी समतल, तो उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो डीप सी जो समतल है यह आपका है डीप सी समतल, तो वितलीय मैदान। 3 और 4, चलिए दोनों सही हो गया। पवन की गतिविधि से निर्मित समतल, तो लोहेस का मैदान। जलोढ़ की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी सतह, समतल सतह। जलोढ़ की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल सतह, वो है पदस्थली। यहाँ पर कथन और कारण वाला आ गया, यानी दोनों सही हैं, कथन और कारण, और उसका सही एक्सप्लेनेशन है। बी मतलब क्या हो जाएगा, बी मतलब हो जाएगा आपका कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। सी मतलब पहला सही दूसरा गलती, और डी यानी दोनों गलत। तो 93 में क्या है, स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है, जटिलता। और स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है, सही बात है। भी कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन इसके कारण यह जटिल थोड़े हो गया है, यानी इसका भी सही होगा। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी कैनियन कहलाती है। कैनियन गार्ज की तुलना में अधिक सक्रिय एवं गहरी घाटी होती है। तो 94 यहाँ क्या सही हो सकता है, यहाँ भी दोनों सही है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि गार्ज से ही कैनियन का निर्माण होता है। तल संतुलन के एजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तल संतुलन के एजेंट के रूप में वायु का कारण उतना व्यापक नहीं जितना कि जल का होता है, सही है। यह विश्व के केवल मरुस्थल क्षेत्रों में प्रभावी होता है। कौन, वायु की बात है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है तथा मृदा के कण उन्मुक्त होते हैं। अतः कारण आर कथन को क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका उत्तर ये होगा। फ्योर्ड हिमनदीय अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां हैं। कौन, तो फ्योर्ड की बात हो रही है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो सही हो गया। तटीय पर्वतों से अवरोही हिमनदियां समुद्र तक पहुंच सकती है एवं समुद्र तल पर अपने अपरदन जारी रखती हैं, यह भी सही है। तटीय पर्वत, लेकिन क्या इसी के द्वारा फ्योर्ड का निर्माण होता है, ऐसा कहीं देखे हैं, नहीं होगा। दोनों दो चीजें हैं। निम्न स्थलाकृत अक्षांशीय मरुस्थलीय या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मुख्यतः 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाए जाते हैं। तो निम्न अक्षांशीय, और दूसरा है 97। इसका कारण ऐसे मरुस्थल की विशेषता वनस्पति की पूर्ण अनुपस्थिति, पानी की अत्यंत कमी और ऊंचा तापमान है। तापमान तो ऊंचा हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ सही है, लेकिन निम्न अक्षांशीय मरुस्थलीय या उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल यहाँ पाया जाता है। इसका कारण यह थोड़ी है कि इसी के कारण ये मरुस्थल हो गया, इसका व्याख्या वो सही नहीं कर रहा है, दोनों सही है बात। 98 चूना पत्थर क्षेत्र में पृष्ठीय प्रवाह विरले ही मिलते हैं। चूना पत्थर क्षेत्र की बात हो रही है, पृष्ठ यानी सतह के ऊपर का प्रवाह नहीं मिलता है कहीं कहीं, विरले की बात हो रही है, तो सही हो गया। वर्षा का जल एवं अपवाही जल दोनों चूना पत्थर का विलयन बनाकर नीचे की ओर भूमिगत जल के रूप में लुप्त हो जाते हैं, यह भी सही है। लेकिन इसी के कारण चूना पत्थर वाले क्षेत्र में थोड़े, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अतः दोनों दो चीजें हैं, लेकिन दोनों सही हैं। हिमनदी द्रोणी का तल यहाँ पर अपरदन द्वारा सपाट होता है, और हिमनदी द्रोणी में सपाट तल समरूप हिमनदीय अपरदन द्वारा होता है। दोनों बात उलट पलट है, यानी इसका कथन एक सही है, सिंपल याद कर लीजिए। हिमनदी द्रोणी का जो तल है यह अपरदन से सपाट होता है, और ये दूसरा तो गलत बात है, इसको नहीं पढ़ेंगे। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संघातपूर्ण यानी सीड फ्लड एक महत्वपूर्ण स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक वर्षा होती है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश है तो वहाँ पर वर्षा तो कम होती है, यह तो बात सही है। तो क्या वह अल्पकालिक होती है, तभी तो बात होती है, कम होना थोड़ा सा वर्षा होता है, तो सही हो गया। और इसी के कारण क्या होता है वहाँ पर, तो सीड फ्लड हो जाता है। एक वर्षा होगा तो ऊपर का जो परत है वह उस पानी के साथ बह गया। सीट के वक्र को, स्पीड की बात है, स्पीड यानी तट आ गया। स्पीड के वक्र को हुक बनने के लिए केवल हवाएं एवं तरंगे जिम्मेदार हैं। हुक सागर में विकसित होते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है। चट्टानों के विशेष अपरदन के कारण कास्ट क्षेत्रों में लेपिज का निर्माण होता है। हाँ, हो करा दीजिए, हो गया। कास्ट स्थलाकृतियाँ खड़िया क्षेत्रों में भी विकसित होती हैं, हाँ होती हैं। इसी के कारण थोड़े उनका है कि लेपिज का निर्माण हो जाएगा।
और यहाँ खड़िया क्षेत्रों में भी विकसित होती है। और यहाँ पर है कि अपरदन के कारण काठ क्षेत्रों में लैपीज का निर्माण होता है। दोनों दो एक के काम है चीज है, लेकिन दोनों दो उत्पाद हुए। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता ही रहता है। पहाड़ी क्षेत्र में तो बार बार हम लोग न्यूज देखते हैं। कभी कभी नदियों की धाराएं अवरुद्ध हो जाती है, यह भी सही है। तो नदियों की धाराएं अवरुद्ध होने के कारण ही भूस्खलन होता है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। भूस्खलन के कारण नदी की धाराएं अवरुद्ध हो सकती है, ऐसा तो हो सकता है, कथन है। और कथन का यह कारण है, इसका ऊपर वाला कारण हो सकता है, उल्टा रहता तो सही होता। हिमनद निक्षेपों को सामान्यतः ग्लेशियन ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमनद निक्षेप को, सभी प्रकार के हिमनद निक्षेपों को ग्लेशियन ड्रिफ्ट कहते हैं। अब बताइए, हिमनद निक्षेपों को सामान्यतः ग्लेशियन ड्रिफ्ट कहते हैं और सभी प्रकार के हिमनद निक्षेपों को ग्लेशियन ड्रिफ्ट कहते हैं, लेकिन इसके कारण ही यह थोड़े होता है। दोनों सही है कथन, कारण नहीं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। एक नदी तंत्र लगभग उसी दर से घाटी की ओर नीचे की ओर लगातार काट सकता है जिस दर से उत्थान होता है तथा इस प्रकार सामान्य प्रतिरूप तथा दिशा कायम रखती है। और दूसरा देखिए कारण इनका, एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के संबंध में नदी का उद्भव उत्थान तथा पृथ्वी की हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अवलन से पहले होता है। यानी पूर्ववर्ती तंत्र अपवाह तंत्र जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये लोगों का निर्माण, ये नदियाँ जो पार हिमालयन नदियाँ हैं और आज भी ये हिमालय नदी को काट काट कर बहती रहती है, यही इसके कहने का अर्थ है। तो जो कथन है इसका यह सही करेगी, काट डालती हैं। उदाहरण ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। रोधिका द्वीप लंबे होते हैं और साथ से निर्मित निम्न अपतट के रूप में तट के समानांतर बने होते हैं। वह आती हुई तरंगों के लिए भनोर्मी जल का माप करती हैं, ये इसका कारण हो गया कथन का। तो यहाँ पर दोनों गलत है, दोनों उल्टा हो गया। आगे बढ़ते हैं। चट्टानी मरुस्थल का धरातल दूर तक फैली नग्न चट्टानों का बना होता है। यह पवन की घर्षण क्रिया का प्रतिफल है, क्योंकि वहाँ हवाएं तो बहुत तेज चलती हैं, कुछ तो है नहीं रुकने वाला, तो अतः सही है यह कारण, और यह कथन भी सही है। काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण है। काष्ठ प्रदेश में स्थल रूपों के विकास में विलयन एक प्रधान क्रिया है, तो विलयन ही तो उसका जिम्मेवार है, लेकिन विलयन से ही स्टेलाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है, तो छिद्र बनेगा, छिद्र से बन जाएगा। हम इसका व्याख्या सही कर रहा है। तरंग घर्षित वेदी का निर्माण भृगु के पीछे हटने से होता है और कारण है इसका, भृगु के अवरोधक रूप से प्राप्त चट्टान के व्यर्थ टुकड़ों से एक वेदी का निर्माण करता है क्या हुआ? हाँ सही है। तरंगित वेदी घर्षित जो वेदी है उसका निर्माण भृगु के पीछे हटने से होता है। प्लेटफॉर्म का निर्माण, अब जो पहले उसका कंदरा है, कंदरा टूट जाएगा तो दो स्टैग बन जाएगा, जो स्टैग घिस जाएगा तो स्तंभ है, और स्तंभ जब टूट जाएगा तो स्टैग बनता है। और भृगु के अवरोध के रूप से प्राप्त चट्टान के व्यर्थ टुकड़ों से एक वेदी का निर्माण, यह भी सही है, लेकिन दोनों कुछ खास व्याख्या नहीं कर रहा है। 10 गेल के समान की उच्च पवन गति छोटे गुटिकाओं को बहा ले जाती है। धूल के कणों का अंतिम वेग अत्यंत कम होता है। तो यहाँ देखिए दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है। हिमानी निक्षेप द्वारा कभी कभी भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र असंख्य झीलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी इस झील स्थलाकृतियाँ मानव के विकास के लिए बहुत कम रास्ते छोड़ती हैं। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही हैं। डेल्टा का निर्माण सदानीरा नदियों के द्वारा होता है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। तो न तो एक सही न ही दो सही। ऐसा थोड़े कि डेल्टा का निर्माण सदानीरा नदी, ऐसा भी तो हो सकता है जो सीजनल नदी है उसका सीजन में इतना पानी आ जाए कि वो बहुत कुछ बहा उहा कर ले जाए, कुछ 6 महीना डेल्टा बनाएगी, 6 महीना न बनाएगी, तभी भी तो डेल्टा हो सकता है। और डेल्टा का आकार प्राय त्रिभुजाकार, कैसे हम लोग पढ़े ना, वह पंजाकार होता है, वह डेल्टा का निर्माण पंजाकार होगा, फिर उसका कैसा होता है, शंकु के आकार का डेल्टा हो सकता है, प्राय त्रिभुजाकार नहीं होगा। बजादा पर्वतीय अग्रपात से मीलों दूर तक फैले मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। बजादा की बात हो रही है, हाँ होते हैं, फुटहिल्स में बनता है यह।
आसन जलोढ़ पंखों की श्रृंखला संलग्न होकर विस्तृत गिरिपाद जलोढ़ बनाती है, यानी फुटहिल्स बनाती है, जिसे बजादा कहते हैं। सही, दोनों फुटहिल्स सही है, यह उसका सही व्याख्या कर दिया। कारण है, कथन है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर यानी सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है। चलिए, भूमि का निर्माण तो हो ही, आकृति का निर्माण हो जाएगा। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पकालिक वर्षा होती है तभी तो ये ऐसा होता है, यानी कि ये होगा इसका उत्तर, यानी कथन और कारण सही है और उसकी व्याख्या भी करते हैं। 115, काष्ठ प्रदेश में घोल रंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति है। सही है। कारण है, स्थलाकृति के अनुसार घोल रंध्र तक गर्त होता है, जिसकी गहराई 1 मीटर से कम तथा कुछ 100 मीटर तक भिन्न भिन्न होती है। हो सकती है, यानी कारण सही है, कथन की व्याख्या कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक आया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण यानी अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है? कौन कौन है यहाँ देखिए, एस्कर, फ्योर्ड, भी आकार की घाटी और शिव, ये सब क्षरण प्रक्रिया के ही परिणाम है। यहाँ मिलान करना है। यहाँ सूची 1 है और सूची 2 है। जैसलमेर भारत, खास रेगिस्तान अफगानिस्तान, सिनाई पेनिनसुला ये कहाँ है, तो मिस्र में है और सऊदी अरब, और ये संबंधित है। मतलब इसमें किस तरह का हम लोग मिलान कर सकते हैं, ध्यान देखिए। जैसलमेर भारत, यह इयोसीन चूना पत्थर है, इसमें उस काल में बना, या इयोसीन चूना पत्थर सिंपल याद कीजिए। जैसलमेर भारत, इयोसीन चूना पत्थर। फिर खास रेगिस्तान अफगानिस्तान, तो यह मृदा है। सिनाई पेनिनसुला, तो सिनाई पेनिनसुला में है किलिची चूना पत्थर। सऊदी अरब नुबियन डेजर्ट हम लोग पढ़ते हैं, नुबियन वही है, सऊदी अरब नुबियन बलुआ पत्थर। विवर्तनिकी बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? विवर्तनिकी बल के कारण बताइए। प्लेट टेक्टोनिक के कारण तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। चूना पत्थर के गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 2 चक्रीय सिद्धांत ये प्रस्तुत करने वाले थे डेविस महोदय। निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया था? उनको नाम बताइए, याद कर लीजिए। ये लोग हैं मैकगी, ब्लैकवेडर, जॉनसन। मैकगी, ब्लैकवेडर और जॉनसन, इन्होंने क्या कहा तो कि विद्वानों के समूह ने इन्होंने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण की भूमिका पर बल दिया था। पैटर्नास्टर झील क्या है? पैटर्नास्टर झील, तो यह हिम नदीय सोपानों पर उत्पन्न होने वाले झील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? सरिता हिमी यानी नदीय निक्षेप की बात हो रही, नदी और हिमानी के द्वारा डिपोजिशनल फॉर्म की बात हो रही है। इसमें से कौन सा है? तो केम वेदिका। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यह स्थलाकृति है और भू आकृतियाँ हैं। हिमनद है, समुद्री है, नदीय है और वातोड है। वातोड यानी वायु के द्वारा, सिंपल सी बात है। तो जो इसका आपको जलोढ़ पंख रूपी प्रसार मिलेगा, ये किसके द्वारा है? यह नदी रूपी है। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हिमनदीय प्रारूप, तो जो हिमनद है, तो हिमनद के द्वारा यहाँ देखिए, तो हिमनद से और आटे बनेगा। और समुद्री, जो समुद्री प्रक्रम है, इसके द्वारा संयोजी भित्ति यानी टुम्बोलों का निर्माण होता है। नदीय, तो यह जलोढ़ पंख रूपी प्रसार है। और वातोड, तो वातोड के द्वारा यार डंग का निर्माण होता है। पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? पेडिमेंट की बात हो रही है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? पार्श्व समतलन सिद्धांत तो दिया था गिलबर्ट ने। किसने दिया था? तो गिलबर्ट। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बालू के टिब्बा का आकार तथा संरेखन और बालू के टिब्बा का विशिष्ट नाम है, बताइए। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, परवलयिक और सम्मिश्रण, इसको याद कर लीजिए, बार बार पूछता है, मिलान करने वाला रहता है। तो जो अनुदैर्घ्य है, यह आपका सीप होता है। अनुदैर्घ्य सीप है। और अनुदैर्घ्य क्या हो गया? सीप हो गया। अनुप्रस्थ, तो यह चापाकार टिब्बा। परवलयिक, उत्क्रमी परवलयिक, तो यह तटीय होगा। परवलयिक, तटीय। और सम्मिश्रण, तो उत्क्रमी। सम्मिश्रण, उत्क्रमी, एक बार और फिर से याद कर लेते हैं इसको। तो अनुदैर्घ्य,
तो अनुदैर्घ्य है सीप। अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ चापाकार डिब्बा। परवलयिक, तो परवलयिक क्या होगा, तटीय। और सम्मिश्रण, तो यह उत्क्रमी। और आगे बढ़ते हैं 11 में। यहाँ पर कंदरा निर्माण का सिद्धांत है और ये विद्वान का नाम है। तो देखिए, द्विचक्र सिद्धांत किसने दिया था, डेविस ने दिया था। द्विचक्र सिद्धांत डेविस ने दिया था। द्विचक्र सिद्धांत किसका है, तो द्विचक्र सिद्धांत डेविस का है। तो एक का 4 है, द्विचक्र सिद्धांत डेविस। फिर भीम जलस्तर सिद्धांत या भौम जलस्तर सिद्धांत, तो स्विनरटोन। भौम जलस्तर सिद्धांत स्विनरटोन। और स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत गार्डनर। और आक्रमण सिद्धांत मैरेट, आक्रमण सिद्धांत मैरेट का है। अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम में है। अत्यंत नूतन काल की बात हो रही है, इसमें से कालानुक्रम बताना है। देखिए, पहले गुंज हुआ था, फिर मिंडल, रिम, वर्म। गुंज, मिंडल, रिम, वर्म, याद कर लीजिए, गुंज, मिंडल, रिम, वर्म। गुंज, मिंडल, रिम, वर्म, यही सही कालानुक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृतिक नहीं है, यानी हिमजलीय निक्षेप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म वह नहीं है। किसके द्वारा, तो हिमजल के द्वारा बना हुआ। इसमें से कौन सा नहीं है, याद कर लेते हैं, हॉर्न, यह ना है, ये निक्षेप नहीं है, तो अपर्दनात्मक है। लेकिन ड्रमलिन, एस्कर, केम, ये सब डिपोजिशनल उदाहरण है। किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंबंधित चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है। तो किसी हिम फूट हिल्स की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मिसोढ़क, मिसोढ़क। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है, नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन करना है, यानी मिलाना है कि बताइए कि इसमें से कौन सा न है। तो 15 का यहाँ देख लेते हैं, पहले मिलान करना है कि कौन कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए, केवल 4 नहीं है, मतलब इसमें से पर्वतीय हिमनद से संबंधित विशेषताएं नहीं थे। फ्योर्ड तट नहीं है, लेकिन टर्न, स्वर्ग, तीक्ष्ण शिखर, ये सब तो हिमनद से संबंधित विशेषताएं है। क्या फ्योर्ड तट नहीं, अभी तो फ्योर्ड भी तो हिमनद ही होता है जो समुद्र में डूब गया रहता है, यही नहीं उसका उत्तर होता है। चलिए आगे देखते हैं। कथन और कारण है। वायु को निक्षेपीय क्रिया के कारण, वायु के निक्षेपीय क्रिया के कारण स्कर बनते हैं। चलिए बना दिए, आगे देखिए, नहीं बनाएंगे। और स्कर सहित, यह तो स्कर का निर्माण कैसे होगा, तो हिम द्वारा। स्कर सहित हिम निक्षेप के कारण बनते हैं। ये दोनों क्या आपको सही लग रहा है, नहीं, यह डी है, यानी आर सही हो गया लेकिन ए गलत है। जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है, वो कहेंगे पोलजे। तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालूकण का आदर्श व्यास होता है, तो बालूकण का जो आदर्श व्यास होता है वो 0.25 मिलीमीटर होता है। रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो रिया यह निमग्न उच्च भूमि तटरेखा का उदाहरण है। तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है, जो तरंग कर्दित वेदी है यह पाई जाएगी कैलिफोर्निया तट, इसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चूना पत्थर दृश्य भूमि के काष्ठ स्थलाकृति में परिणत होने के लिए आवश्यक नहीं है, बताना है इसमें कौन, बाकी सब आवश्यक होगा। जहाँ चूना पत्थर है वह तो आवश्यक है। चलिए, चूना पत्थर के निर्माण के लिए विलय प्रक्रमों हेतु 100% कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। भिन्न अपारगम्य चूना पत्थर के जोड़ों की जटिल संरचना यह भी होगा। भूतल तथा भौम जलस्तर के बीच व्यतीत जोन अवश्य होना चाहिए होगा, लेकिन समुचित वनस्पति आच्छादन ये कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। यह अपर्दन के कारक है और उसके वो एजेंट हैं। तो देखिए, बहता जल से अर्ध कर्तित विसर्ग का निर्माण होगा। गतिशील हिम, तो गतिशील हिम से क्या बनेगा, तो नीलंबी घाटी का निर्माण। बहती हवा, तो बहती हवा से चापाकार टिब्बा और लहर का टकराना शीर्ष और खाड़ी का निर्माण होता है। 23 पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा पारित यानी कि प्रतिपादित किया गया था,
तो गिलबर्ट महोदय से संबंधित है। पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत गिलबर्ट। दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पौनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बिना है को किस नाम से पुकारा जाता है? उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं वेलबैक, याद कर लीजिए वेलबैक है। और झीलमाला ठंड रूप में किसकी विशेषताएं हैं? झीलमाला, तो सिंपल बात है, यह लावा मैदान का उदाहरण होगा झीलमाला। यहाँ पर कंदरार निर्माण सिद्धांत है और उसका विद्वान का नाम है। तो यहाँ देखिए, दो चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मालोट ने दिया था। दो चक्रीय सिद्धांत ये देने वाले कौन है? स्वीनर टोन। दो चक्रीय सिद्धांत स्वीनर, यही ना सही होगा, हाँ, स्वीनर टोन। जल स्तर सिद्धांत मालोट, जल स्तर सिद्धांत मालोट। एस्थेटिक जलखंड सिद्धांत, एस्थेटिक जलखंड सिद्धांत डेविस। अतिक्रमण सिद्धांत गार्नर, अतिक्रमण सिद्धांत गार्नर का है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? तो हिमीय अपरदन की बात हो रही है, उसमें विशिष्ट स्थान कौन सा रखेगा? याद कीजिए, जलीय कृत, तो यह अपरदनात्मक लक्षण है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।